स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का कंटिन्यूशन करेंगे, जो कि ये चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। देखो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 5.3 के जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कवर कराया, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने पूरे करे हैं। देखो, जो 1 to 9 क्वेश्चन है ना, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन को हम अलग करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट है और 10 के 10 पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन के बराबर था, तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो अगर हम उसी पार्ट के अंदर सारी की सारी एक्सरसाइज को कवर करते तो वो वीडियो की लेंथ करीब 3 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स से तो ज्यादा ही हो जाती। फिर बच्चों का भी जो इंटरेस्ट है वीडियो ऑन करने से पहले ही वो भी ब्रेक हो जाता है कि यार 2.5 आवर्स की वीडियो, तो इसलिए दो पार्ट्स के अंदर बना दिया गया है। आप 1 to 9 क्वेश्चन सीख लो, समझ लो, फिर उसके बाद में 3-4 दिन तक इसमें लगो, इसकी रिवीजन करो। ठीक है, खुद से ही रिवीजन करो। फिर जब ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो फिर आप फर्दर जो क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 2 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली वीडियो देखो। समझे? तो एक बारी में पूरी एक्सरसाइज के अंदर 22 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन 22 क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 4-5 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 4-5 पार्ट हैं। तो कुल मिलाकर 35 to 40 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो एक साथ अगर मैं आपको समझा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो आपके दिमाग से भी सारी चीज़ें स्टोर नहीं रह पाएंगी ज़्यादा लंबे समय के लिए। आप समझोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, आप जो भी चीज़ समझते हो आपको एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो चीज़ें समझा दी गई थी उनको रिवाइज करो। जब उनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो, देन स्टार्ट विद क्वेश्चन 10। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल विद अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो इसके अंदर भी दो अलग अलग पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। वैल्यू वाले क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं, जिनके अंदर वैल्यू गिवन हो कुछ ना कुछ, लेकिन कोई इक्वेशन इस तरीके की गिवन हो तो उनको कैसे परफॉर्म करना है, मेथड लॉजिक हमारा वही रहेगा। ठीक है, इन्हीं सब कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें ये प्रूव करना है, सो दैट A1, A2 एंड AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज द बिलो। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास में AN टर्म है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो AN का मतलब क्या होता है? किसी भी एक AP का कोई एक टर्म। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बताता हूँ आपको। भाई, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें निकालने से पहले इसकी AP, और हमें ये बताना है कि किसी भी AP का ये एक जो टर्म है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये किसी भी AP का एक टर्म है। अगर आप इसके अंदर फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो, लेट्स सपोज A1 निकालना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? एन की जगह लिख दोगे आप 1, क्योंकि हम पहला टर्म निकालना चाहते हैं। 3 + 4, यहाँ पे भी एन की जगह लिख दोगे 1। तो 4 1 4 और 3 7, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 7। तो पहला टर्म क्या आ गया? 7। और अगर आप दूसरा टर्म निकालना चाहो इसी तरीके से, तो इसी इक्वेशन के अंदर आप एन की जगह क्या लिख दो? 2 लिख दो। एन की जगह लिख देते हैं 2। 4 2 8 और 3 11, तो A2 आ गया 11। और A3 क्या आएगा? इसी के अंदर आप एन की जगह 3 लिख दो। 12 और 3 15। ठीक है, 3 टर्म्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही है, ताकि आप ये पता लगा सको कि ये AP है या फिर नहीं है। अब देखो, A1 क्या आया है? 7, A2 कितना आया है? 11, और A3 कितना आया? 15। क्या ये AP है? देखो, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है, तो ये AP है। तो पहली चीज तो हमें ये प्रूफ करनी है, इसके अंदर ये दिखाना है, लाइक A1, A2 और AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब AN यानी कि हर एक टर्म, AN का मतलब क्या है? कोई सा भी एक टर्म, वो पहला भी हो सकता है, वो आखिरी भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो वो गिवन है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसी फॉर्म से हम पहला, दूसरा, तीसरा ना, कितने भी मिनिमम 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है ये पता करने के लिए कि ये जो हमें जो AP मिलेगी, तो वो मतलब कोई एक हमें सीरीज मिलेगी, वो AP है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर से हमें पता लग जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये एक AP बना रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, तो डिफरेंस कितना है? ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज है। वैसे आपको देख के पता लग गया कि 4 का डिफरेंस है, ये AP है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज है वो लिखनी पड़ेगी, है ना। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 - 7, तो ये भी आ गया 4। और दूसरी तरफ एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 और A2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A3 कितना है? 15 - 11, यानी कि AP4 आ गया। डिफरेंस दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये एक AP है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस 7 15 इज एन AP। फिलहाल इतना प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? एक AP है। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर ये डिफाइन करना है कि क्या है? ये एक AP है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दूसरी चीज क्या गिवन है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। पहले 15 टर्म्स भी निकालने हैं इन्हीं पार्ट के अंदर। हर एक टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट गिवन है, एक फर्स्ट एक सेकंड, दोनों के अंदर क्या निकालने हैं हमें? फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम भी निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो n की जगह क्या लिखना है हमें? 15 टर्म्स का निकालना है हमें, तो n की जगह लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a। पहली टर्म्स क्या आई है यहाँ पर? 7, तो 7, देन प्लस n यानी कि 15 - 1, डिफरेंस इज 4।
इसको ऐसे ही छोड़ते हैं फिलहाल, डेसिमल में मत करना, ठीक है। ये 14 हो जाएगा, ये 14 और 14 फोर जा कितना होता है 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा 60 और ये 70 हो जाएगा। इसको हाफ कर देते हैं 35, 15 फाइव जा 75 और 15 थ्री जा 45, 45 और 7 52। तो एस एन कितना आ गया 52, यानी कि जो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना आया है 525, ठीक है। अब देखो सेम चीज हमें कौन से पार्ट के कौन से उसमें करनी है, सेकंड पार्ट के अंदर करनी है। ये फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसका पार्ट है, ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है यहाँ से करवा देता हूँ। ए एन गिवन है 5n, ठीक है। तो हम पहले A1 निकाल लेते हैं, पहला टर्म जो है वो निकाल लेते हैं। तो पहला टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह लिखेंगे फर्स्ट 5 1 5 और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। A1 निकल गया 4, A2 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे n की जगह लिखते हैं 2, क्योंकि सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें 2 लिख देते हैं। 5 2 10, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन 1 बचेगा नेगेटिव। तो A2 भी निकल कर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, A3 निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 से बचेगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये चेक कर लो, हमें A1 ये मिल गया है, A2 ये मिल गया है और A3 ये मिल गया है। क्या ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं, अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं चेक, यहाँ पे तो दो बार डिफरेंस निकाल लेते हैं एक बार ही। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है A2 है -1, फिर माइनस का साइन, और A1 कितना है 4, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो प्लस ही है, तो ये आ जाएगा -5। तो एक बार डिफरेंस आ गया -5, और तीसरी टर्म और सेकंड टर्म के बीच का भी डिफरेंस निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो A3, क्योंकि दो बार डिफरेंस निकाल के आप पता करोगे कि ये AP फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। सो A3 कितना है -6 माइनस A2 कितना है -1, -1 और -1 क्या हो जाएगा +1, और ये -6, 6 में से 1 जाएंगे तो बचेगा -5। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ गया -5, और यहाँ पर भी कितना आ गया -5। इसका मतलब क्या है, ये एक AP बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स फर्स्ट टर्म 4 -1 एंड -6, 4 -1 एंड -6 इज एन AP। ये क्या है, एक AP है, और अगर ये एक AP है तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर भी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना होगा। तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, n की वैल्यू वही रहेगी 15, 2 इंटू ए की जगह लिख देते हैं 4 प्लस n 15 माइनस 1, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस -5 आया था तो -5 लिख दिया, ठीक है। 2 4 जा 8, 14 और 14 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं, ये लिख देंगे 14 और ये लिख देंगे माइनस का 5, और इसमें से इसको माइनस करके लिख देंगे 9। डिफरेंस और इसका जो रिलेशनशिप होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। अब डिफरेंस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, -5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये याद रखना। नहीं तो आप एक चीज हमें तो सीख लो, आप हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया करो, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया करो, ठीक है। नहीं तो याद रखा करो कि मल्टीप्लाई होनी है। तो 14 5 is 70 और हो गया -70। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा 62, और नेगेटिव का 62 आएगा, और ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है। देखो ये -62 आया इसकी वैल्यू, लेकिन बाहर इसके साथ में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 31 माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 15 1 जा 15 और 1 कैरी कर लेते हैं, 15 3 जा 45 और एक 46, सो 465 और आएगा नेगेटिव का। तो ये आ गया SN, यानी कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ गया कितना 455, जो कि क्या है, जो कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको करना सीख लेते हो, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है। इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं, ये सब डिजिट से ही आंसर मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसका सोल्यूशन भी जरूर बनता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा क्या गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। देखो एक चीज गिवन है SN, यानी कि n टर्म्स का सम कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। बस इतनी ही चीज हमें गिवन है। उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक आपसे पूछा गया है कि ये निकालो वो निकालो, कुछ ना कुछ चीजें निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अपन करते हैं इसको, सबसे पहले तो पहली चीज देख लेते हैं, पहले क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म क्या है, एक हिंट भी दे रखी है, दैट इज S1। तो पहली टर्म क्या है S1 होगी, यानी कि देखो ये क्या है, पहली टर्म का मतलब क्या है, पहली टर्म का सम क्या होगा, किसी भी AP की फर्स्ट
पहली टर्म यानी कि लाइक फर्स्ट वन टर्म का सम क्या होगा वो खुद ही होगा। जैसे कोई एक एपी है 2 5 8, तो पहली जो यानी कि फर्स्ट वन टर्म का सम क्या होगा, खुद 2 ही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एस एन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम पहली टर्म्स का सम निकाल लेते हैं कितना है, और वही होगी पहली टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं S1, एन की जगह लिख लेते हैं 1, यहाँ पर भी एन की जगह 1 का स्क्वायर, तो 4 1 4 और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो 4 में से 1 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 3, यानी कि S1 कितना आ गया 3, इसका मतलब पहली टर्म भी क्या होगी 3, एंड A1 इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो इतना ये वाला आंसर तो हमारा निकल गया। सब आंसर के आगे मैं आंसर लिख देता हूँ, बाद में चेक करेंगे, बहुत सारे पार्ट पूछे गए इसलिए। ठीक है, दूसरा पार्ट पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम क्या है ये निकालना है, यानी कि S2 पूछा गया है। ठीक है, सो S2 क्या हो जाएगा 4, Sn जो है दूसरी लाइन में लिख लेते हैं S2, Sn जो है यानी कि कितनी भी टर्म्स का सम क्या होगा इस फॉर्मूले के अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही S2 का टर्म क्या है 4, अब n की जगह लिखना पड़ेगा हमें 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4, यानी कि S2 कितना आ गया आपका, S2 आ गया 4, यानी कि दो टर्म्स का सम कितना आ गया, दो टर्म्स का सम कितना आ गया 4 आ गया, तो ये भी हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पूछी गई है, सेकंड टर्म क्या होगी, मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में वही एक एपी है 2 5 8, ठीक है, पहली टर्म का सम कितना है, S1 का टर्म सम कितना है 2, S2 का सम कितना है, यानी कि पहली और दूसरी टर्म का सम कितना है 7, यही है। अगर मैं निकालना चाहता हूं कि सेकंड टर्म क्या होगी, ये देखो ये क्या है, S2 क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है, S2 का मतलब क्या है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का सम है ये। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर केवल सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म को कैसे निकाला जा सकता है, 7 में से 2 को माइनस करके 5 आ जाएगा सेकंड टर्म, यानी कि S2 में से माइनस कर दो S1 को, S2 में से माइनस कर दो S1 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा A2, सेकंड टर्म आपको मिल जाएगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, हम फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम बाद में लगाएंगे, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट से हमें आंसर मिल रहा है सही या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड टर्म को निकालने के लिए। व्हाट इज सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं कि सेकंड टर्म तक का सम हमें गिवन है और फर्स्ट टर्म का भी हमें सम गिवन है, तो सेकंड टर्म वाले लाइक सेकंड टर्म तक के सम में से यानी कि S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा एक आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 1, A2 कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये भी एक आंसर है हमारा। ठीक है, इसको इरेज कर दो, ये समझाने के लिए लिखा था बस। अब आगे देखो आगे क्या पूछा गया है, ये भी निकाल लिया हमने। फाइंड थर्ड टर्म, तीसरी टर्म निकालनी है, तो तीसरी टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं, तीसरी टर्म तक का सम निकाल लो, और S2 भी हमें गिवन है कितना है ये रहा। ठीक है, और आप तीसरी टर्म कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरी टर्म निकालेंगे देखो दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। पहला तरीका तो ये भाई कि A1 हमें गिवन है 3 है, A2 भी हमने निकाल लिया, A2 कितना आया हमारा 1 आया, A2 1 आया है ना, और A1 कितना है 3 है, तो A3 क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना होगा, यानी कि A3 बेसिकली होता है क्या है A प्लस एन माइनस 1D, यही तो होता है A3। किसी भी एपी का आप कोई भी एन टर्म निकालना चाहते हो तो यही फॉर्मूला लगता है, अगर हम तीसरा टर्म निकालना चाहते हैं तो एन की जगह 3 लिख देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। ठीक है, पहला टर्म क्या है 3 प्लस एन की जगह 3 -1 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये आ जाएगा -4 और ये प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा -1, तो A3 कितना आ गया -1। ठीक है, तो ऐसे A3 निकाला जा सकता है, समझ में आ रहा है। और A3 को क्या, ये भी हमारा आंसर है, और A3 को कैसे निकाला जा सकता था, एस एन गिवन है ना, तो देखो S3 की वैल्यू निकाल लो, एन की जगह 3 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 - 9 यानी कि आंसर आ जाएगा 3, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि तीन टर्म्स का सम कितना आ गया 3, दो टर्म्स का सम गिवन है क्या हमारे पास में, ये रहा 4, दो टर्म्स का सम कितना है 4 है। ठीक है, तो अगर 3 में से 4 को माइनस कर दिया जाए, S3 में से S2 को माइनस कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा A3, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, S3 में से माइनस कर दो S2 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा A3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसे हमने इसको निकाला था A2 निकाल रहे हैं तो S2 का यानी कि दो टर्म्स का सम जो है वो निकाल लिया और उसमें से माइनस कर दिया उससे एक कम टर्म्स को। ठीक है, एक टर्म को यानी कि S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा A2। ऐसे ही हमें A3 निकालना है तो S3 में से माइनस कर दो S2 को, तो S3 कितना आया है हमारा 3 हमने निकाल लिया, S2 कितना आया था, कहां पर S2 ये रहा 4,
तो 3 में से 4 जाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो मेरे को जो जो तरीके पॉसिबल है मैं आपको वो समझा देता हूँ, जो इजी इजी तरीके। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा टर्म तो निकाल लिया, कौन सा निकालना है? 10th टर्म। अब 10th टर्म भाई निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बुक के अंदर बेसिकली ये गिवन है, ये वाला कॉन्सेप्ट गिवन है बुक के अंदर, जो आंसर है ना ये वाला गिवन है, लेकिन मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो हमने सीखे हैं, मैं उसी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप दोनों में से जो सही लगे वैसे निकाल सकते हो। अब हमें क्या निकालना है? 10th टर्म निकालना है, यानी कि A10 निकालना है। तो A10 कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला तो वही होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1D, यही होता है। तो AN कितना है? 10, और A की वैल्यू कितनी है? यहाँ से पहला टर्म हमारा कितना आया था? 3 आया था। क्वेश्चन तो सेम है ना, इक्वेशन तो सेम है, तो सभी के लिए पहला टर्म 3 होगा। ठीक है, एन की जगह लिख देते हैं 10 माइनस 1, डिफरेंस इज -2, और ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ये आ जाएगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो नेगेटिव का 2 है तो -18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -15। तो A10 आ गया आपका -15। ठीक है, और वही आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बस इसके अंदर आपको S10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और S9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आंसर आ जाएगा A10, और -15 ही आएगा। तो पहले S10 निकाल सकते हो आप इसी की मदद से। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये इक्वेशन की बनती, S10 निकालना है, 4 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 60। तो S10 आ गया 60। एज इट इज S9 निकालना पड़ेगा, तो S9 निकाल लेते हैं। 4 9 की जगह लिख देते हैं 9, और ये 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81। ठीक है, तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 7 से 3 जाएगा तो बचेगा 4 माइनस का। समझ रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आपको निकालना क्या था? ये वाली इक्वेशन, ये निकालनी थी हमें। -15 ही आंसर आएगा। S10 की वैल्यू इससे निकाल दो, S10 माइनस S9। तो S10 की जगह लिख देते हैं हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं नीचे। ठीक है, S10 लिख देते हैं। S10 कितना है हमारा? कितना आया था S10? -60, फिर माइनस का साइन, और S9 कितना था? -45 इज इक्वल्स टू A10। देखो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? +45। तो +45 में से अगर माइनस का 60 जाएगा तो कितना बचेगा? -15। तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगी A10 की, -15 आएगी कि नहीं आएगी? दोनों में से जो तरीके सही लगते हैं वो कर सकते हो, ये ज़्यादा ईजी है, क्योंकि S10 और S9 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसके अंदर। अब लास्ट पार्ट क्या है इसका? nth टर्म, यानी कि nवीं टर्म निकालो। जैसे अभी 10वीं टर्म पूछी थी, 10th टर्म, थर्ड पूछी थी, सेकंड टर्म पूछी थी, पूछ रहा है nth टर्म निकालो, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो भाई n की जगह n ही रख दो, तो an, वही फॉर्मूला, n टर्म निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी थी? 3। n की वैल्यू, n की जगह तो हमें n ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है कि 10th टर्म निकालनी है, हमें बस बोला गया nth टर्म निकालो। डिफरेंस इज -2। अब जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं। -2 की मल्टीप्लाई n से कर दो, -2 की मल्टीप्लाई n से कर दो तो माइनस का 2n हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। 3 और 3 + 2, तो 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। तो 5 माइनस 2n, an की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, 5 माइनस 2n, ये आ जाएगी an की वैल्यू। और भी तरीका है, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, यानी कि पहले Sn निकाल लो, Sn निकाल लो, और फिर एक टर्म उससे कम का सम निकाल लो। जैसे मैं आपको समझाया था, जैसे अभी तक हमने अगर S10, अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी थी, A10 की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या चीज निकाल रहे थे? एक तो हमें जरूरत पड़ रही थी S10 की, और एक उससे कम की जरूरत पड़ रही थी, यानी कि S9 की। अब अगर आपको AN निकालना है तो आपको Sn की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? उससे एक कम की, यानी कि n-1 की, Sn-1 की। ठीक है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा वो, फिलहाल इतना ही ठीक है इसके लिए। एन टर्म्स का सम निकाल, एन टर्म्स निकालने तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, इजी तरीका है। बाकी मैंने दोनों तरीके बताए आपको, ये भी दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो आंसर चेक कर लेते हैं, इसके आंसर सही निकले या फिर नहीं निकले, बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए चेक कर लेना ठीक रहता है। हाँ, तो S1 हमारा आया था 3, यहाँ पर भी 3 आ गया S1। ठीक है, S1 आ गया हमारा 3। दूसरी चीज पूछी गई थी S2, S2 पूछा गया था, S2 आया था हमारा 4, यहाँ पे कितना आया है? 4। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? A2, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी? A2 हमारा आया 1, यहाँ पे कितना आया है? 1, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हमसे पूछा गया है क्या इसके अंदर? S3, यानी कि 3 टर्म्स तक का सम निकालना था। तो S3 यहाँ से आ गया हमारा
3, यहाँ पे 3 और ये भी 3 आ गया, ये भी ठीक है। और 3 टर्म का सम भी पूछा गया था, ये निकल गया। और तीसरी टर्म भी पूछी गई थी, तो तीसरी टर्म हमारी ये आ गई थी -1, यहाँ पे भी -1 है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये आ गई हमारी -1। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आई थी। फिर देखते हैं A10 यानी कि 10th टर्म क्या थी। तो 10th टर्म थी -15, ये भी ठीक है -15, और दूसरे तरीके से भी ठीक आई थी -15। और AN यानी कि nth टर्म पूछी गई है क्या है, तो 5 -2n, 5 -2n, ये भी सही है। ठीक है, और वो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है, कैसे निकालोगे? बच्चे देख के इसको नर्वस हो जाएंगे, लेकिन नर्वस होने वाली बात है ही नहीं कुछ इसके अंदर। ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इक्वेशन एक दी गई है ना, उसको आगे सॉल्व करो, दिमाग लगाओ उसके अंदर, कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करो, एक से दो तीन बार करो इसको, तब आपके दिमाग के अंदर ये सेटल्ड होगा, रटना नहीं है, बिना देखे करना है। ठीक है, लॉजिक लगा लगा के करना है इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो स्टूडेंट, बच्चों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अब, इनको वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो इनको। ठीक है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है ये सब। पूछा गया है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ क्या होगा जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, डिफरेंस तो 6 ही आ जाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एपी निकाल लो यहाँ से। देखो एपी क्या होगी, तो पॉजिटिव इंटीजर तो पहला क्या होगा, 6 है जो 6 से डिवाइड होता है, देन 12 है, देन 18 है। ठीक है, ऐसे में क्या है, A40 तक जाना है हमें, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो A40 तक जाना है। हम 40 तक तो जाएंगे नहीं, हमने अपने रेफरेंस के लिए हमने 3 टर्म्स लिख लिए एपी के, तो हम पहला टर्म लिख लेंगे 6 है, डिफरेंस हो जाएगा 6। ठीक है, हमें S40 निकालना है। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 40। सो फॉर्मूला लगा दो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह लिखना है 40, और a की वैल्यू हो जाएगी 6, 40 माइनस 1 डिफरेंस इज 6। सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 6। सो 40 तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 में से 6 माइनस कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 234 प्लस 12 और ये हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 10। 6 का डबल होता है 12, और 4 का डबल होता है 8, और 2 का डबल 4, सो 4920 ऐसा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप खुद ही करो, लेकिन हमारी तो क्या, हमें तो करवानी पड़ेगी वीडियो के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो खत्म करवानी। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद भी कर सकते हो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर करें काफी सारे क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के अंदर भी पहले इस तरह के क्वेश्चन शायद आए हैं, लेकिन अगर नहीं भी आए तो इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये बस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, वीडियो पॉज करके खुद से ही करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी, 8 की टेबल, 8 16 24। ठीक है, लिख लो थोड़ी सी डिटेल। ए की वैल्यू है 8, डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि एन हो जाएगा 15, और एस एन निकालना है हमें, एस 15 निकालना है हमें। ठीक है, 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो वही फॉर्मूला लिख लो एस एन का सबसे पहले। देखो फॉर्मूला जो है ना, वो हर क्वेश्चन में जितनी बार भी आप मतलब फॉर्मूला लगाओ उतनी बार उसको लिखना जरूर। फॉर्मूले कभी बाई चांस आपका कैलकुलेशन के अंदर कुछ मार्क्स कुछ मतलब मिस्टेक हो गई, आंसर जो है वो अलग आ रहा है, तो एग्जामिनर विल गिव यू सम मार्क्स फॉर द फॉर्मूला एंड डिटेल्स दैट यू रोट इन द एग्जामिनेशन शीट। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो एन की वैल्यू है 15, और बार बार लिखोगे तो आपको मतलब याद भी हो जाएगा। हम भी फॉर्मूला याद नहीं रखते, लिखते हैं, लिखते रहते हैं तो आ जाता है खुद ही, फिर भूलते ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी बार लिख चुके हैं इसलिए भूलते ही नहीं है। 16 14, सो 8 4 32, और 8 1 8, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 128 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ होएगा, 2 6 2 4 जा, सो 15 4 जा 60, एंड 15 6 जा 90, तो 96। तो एस एन आ जाएगा यहाँ पे 96, एस 15। ठीक है, 960। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले एपी क्या हो जाएगी, देखो ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में, तो पहले तो आ जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, और ऐसे चलता रहेगा, और फिर 49। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से देखो आप, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस करके भी दिखा सकते हो, थोड़ा आप कैलकुलेटिव रहोगे तो
क्लैरिटी होगी, ठीक है, आपके काम के अंदर। तो चीज़ें डिस्क्राइब करते भी चलो, अच्छी चीज़ होती है। और एन कितना हो जाएगा, एन हमें कितने टर्म चाहिए देखो, इनसे और इसके बीच के अंदर ये कितने टर्म चाहिए हमें पता नहीं है एन कितना है, और आप काउंट करके नहीं लिखोगे यहाँ पे कि ये 25 होंगे, ठीक है, काउंट काउंट करके नहीं लिखना है हमें। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लो, लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास में कितना है, 49 है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि 49 ये कौन सा टर्म है, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए एन लास्ट टर्म 49, ए की वैल्यू 1, एन हमें निकालना है, डिफरेंस है 2। सबसे पहले इस 1 को उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 48, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 2। अब इस 2 को उधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट खोल देते हैं। अब इस 1 को उधर ले चलते हैं, तो 1 हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव, ये आ जाएगा 25, ठीक है। वैसे दो समझ में आ ही रहा है कि 1 और 49 है, तो दो दो का गैप है बीच में, तो 25 टर्म्स होंगे, लेकिन वो समझ में आ रहा है, वो आपको पता है, एग्जामिनर को नहीं पता, क्या आपने खुद ही कैलकुलेट करा अपने माइंड के अंदर, ठीक है, ना कि आपने किसी से चीटिंग करी है, ठीक है ना, या फिर आपने कहीं से हिंट लिए। तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी, 2-3 स्टेप ही दिखाने पड़ेंगे। एन की वैल्यू आ गई 25, हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो सम निकाल देते हैं। देखो लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, अगर लास्ट टर्म भी गिवन हो, ए प्लस एल। एन की जगह कितना लिखना है हमें, 25 लिखना है, एन की वैल्यू 25 आ चुकी है। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 49, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 2, 625। तो एस एन कितना आ गया, 625। बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे हम, ठीक है, इससे भी सेम ही आंसर आता। एन की जगह 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इज 1, एन इज 25 माइनस 1, डिफरेंस इज 2। इसको अभी डेसिमल में मत कर लेना, ठीक है, ये 2 यहाँ पे किसी न किसी से कट जाएगा। 24 और 24 का डबल कितना होता है, 48, 48 और 2 50, देखो आ गया ना भाई, 25 और 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। तो दोनों में से किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशन समझाता हूँ। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain days as follows: 20 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than preceding day. So how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? तो क्वेश्चन क्या बोला गया है वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक के अंदर आप भी वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन खुद से डिकोड करना जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको पहले एक्सप्लेन करा जाता है कि लाइक व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन, लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछी गई है, तो डिकोड करना आना चाहिए, तभी आप उसके अंदर सोल्यूशन कुछ लगा सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो एक बार खुद से भी क्वेश्चन को इसको समझो आप। बाकी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर कोई एक काम को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, अगर वो डिले हो जाता है कि उसका एक सर्टेन टाइम है कि भाई इस टाइम पर इसको पूरा करना है, अब अगर वो लेट हो जाए, अगर वो एक दिन लेट हो जाए, तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एपी, देखो कैसे बन रही है यहाँ पे, या एपी नहीं बन रही, पहले हम लिख देते हैं पेनल्टी क्या क्या। देखो पेनल्टी 4 डेज। अब देखो अगर एक दिन आपने लेट कर दिया तो कितनी पेनल्टी लग जाएगी, 200 रुपीज, 200 है, हाँ 200 है। और दूसरे दिन के लिए कितनी लग जाएगी, दूसरे दिन के लिए लग जाएगी आपकी, अगर सेकंड डे आ गया तो 250, और तीसरे दिन अगर आपने काम पूरा नहीं करा तीसरे दिन भी, थर्ड डे पे, तो पेनल्टी हो जाएगी 300, ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर ऐसे ऐसे आप काम जितना लेट करते जाओगे तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 50-50 रुपए इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। फिर प्रीसीडिंग डे के अंदर जैसे ये हो जाएगा 350, फिर फिफ्थ डे के अंदर कितनी हो जाएगी, 50 और ऐड हो जाएंगे, फोर्थ वाले डे के अंदर जितने थे उससे 50 ऐड हो जाएंगे, और ऐसे सिक्स वाले में कितने हो जाएंगे, जो फिफ्थ में जितने थे उससे 50 ऐड हो जाएंगे, उसके अंदर 50, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है जिसके अंदर 50 क्या है, एक डिफरेंस है, ठीक है। अब पूछा गया है
कि उस कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितने रुपीस देने पड़ेंगे अगर वो काम को 30 दिन के बाद में पूरा करता है, यानी कि जितने काम करने की डेट थी उससे 30 दिन तक उसने काम लेट किया है, डिले करा है कितना 30 डेज से। तो हमें निकालना है कि उसने कितनी पेनल्टी दे चुका होगा वो तब तक। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये हमारी एपी है और S30 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, S30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 30 टर्म का फर्स्ट 30 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, और ये रोज पेनल्टी है, ये रोज की, ऐसा नहीं है कि छठे दिन जो पेनल्टी लगेगी वो 450 रुपए देने बस खत्म, ऐसा नहीं है। रोज पेनल्टी देगा, पहले दिन पेनल्टी देगा 200 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे कितनी देगा, नेक्स्ट डे आकर देगा 250 रुपीज, यानी कि 200 पहले दे चुका है, 250 और दे रहा है, टोटल कितना हो गया 450 हो गया, है ना। और थर्ड डे पर कितनी देगा, 300 देगा, यानी कि पहले 200 250 ये दोनों दे चुका है, अब थर्ड डे पर देगा 300। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे ऐड हो रही है ना। इन दोनों का सम हो गया 450, इन तीनों का सम हो गया। ठीक है, तो हमें S30 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 30 टर्म्स का सम निकालना है बस। तो यहाँ पर क्या है, एक एपी है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज फॉर्मिंग एन एपी, और वो एपी क्या हो जाएगी 200 250 एंड 300। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो, ए की वैल्यू हो जाएगी 200, डिफरेंस इज 3 250 माइनस 200 यानी कि 50, और हमें कितना निकालना है, एन कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हमें 30 दिन उसने डिले करा है, तो यानी कि 30 दिन तक का सम निकालना है, तो हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 30वां टर्म क्या है, जो 30 टर्म है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 2a वाला। तो S30 कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू है 200 प्लस एन इज 30 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 50, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 400 प्लस ये कितना आ जाएगा 29, 8059 तो 45, और 5 टू द 10 और 440। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 5 8 1 मल्टीप्लाई बाई 15, सो 0 15 5 द 75, 15 8 जा 120 और 7 127, 15 बन 15 और 12 हो जाएगा 27, सो 27,750 इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख दो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, बस। ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their academic performance। 700 रुपीज को एज अ कैश प्राइज बांटा जाना है 7 स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, और हर एक का जो प्राइस है वो 20 रुपीज कम होता चला जाता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा प्राइस मिला है ना, तो लाइक प्रीसीडिंग चल रहे हैं अगर यहाँ पर, तो जैसे मान लो लेट्स सपोज किसी को मिला है एक्स रुपीज, जो जिसको सबसे ज्यादा मिला है फर्स्ट, तो जो सेकंड है उसको मिलता है 20 रुपीज कम। ठीक है, और थर्ड वाले को इसका भी 20 रुपीज कम। ठीक है, ये चीज बोली गई है यहाँ पर। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है, 7 को मिल रहा है, यहाँ पर 7 लोगों के बीच में बांटा जाना है। ठीक है, तो हमें निकालना है हर एक कैश प्राइस की वैल्यू कि कितना कितना कैश प्राइस था हर एक कैश प्राइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले तो जो जो चीजें हमें गिवन है। सो लेट दी फर्स्ट कैश प्राइस बी, पहले वाले को हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा एक्स माइनस 2, और देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 रुपीज पे कम हो जाता है सारा का सारा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक हैंस एपी विल बी, तो देखो एपी क्या होगी, पहला वाला ये है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा एक्स माइनस 20, फिर 20 और कम कर दो यानी कि एक्स माइनस 40, फिर एक्स माइनस 60, और फिर एक्स माइनस 20 और कम कर दो 80, कितने हो गए 1 2 3 4 5, देन एक्स और माइनस 100, देन एक्स माइनस 120, तो ये हमारी हो जाएगी एपी। ठीक है, अब इस एपी के अंदर टोटल 7 टर्म्स हैं और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला टर्म क्या है, एक्स है, डिफरेंस इज 20, डिफरेंस 20 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस इस वाले में से इसको माइनस कर दो 20 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव 20 आ जाएगा। देखो डिफरेंस क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 होता है, A2 कितना है एक्स माइनस 20, फिर माइनस A1 कितना है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा माइनस 20। ठीक है, और n कितना है, टोटल कितने टर्म्स हैं 7,
हमें क्या निकालना है, लाइक हमें वो निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कितनी आ रही है। तो हम यहाँ पे से निकाल लेते हैं इसको, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन। अच्छा सॉरी, एक चीज और देख लो, यहाँ पर हमें सम भी गिवन है, यहाँ पे इन सबका सम कितना है, 700 है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एस एन गिवन है कितना, 700। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, और कौन सा फॉर्मूला है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो उससे भी आ सकता है, लास्ट टर्म से भी आ सकता है। सो ए प्लस एल, लास्ट टर्म गिवन है तो इससे भी निकाल सकते हैं। एस एन कितना है, 700 है, एन की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2, ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स प्लस एल, लास्ट टर्म कितना है, एक्स माइनस 120 है, ठीक है। एक्स और एक्स हो जाएगा 2x माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 7 2, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसको उधर ले चलते हैं, इसको पहले ब्रैकेट में ही रखते हैं, इन दोनों को उधर ले चलते हैं। तो 702 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 7 डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 120। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100, 100 का डबल हो जाता है 200, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। अब 120 को उधर ले जाके प्लस का कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपकी 160, तो सारी टर्म्स निकालनी है, तो निकाल देते हैं, लिखना ही पड़ेगा सारा क्योंकि बोला गया है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 160, सेकेंड टर्म कितनी है, कितनी थी हमारी, x माइनस 20 यानी कि 160 माइनस 20 140। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, x माइनस 60 160 माइनस 60। थर्ड टर्म थी x माइनस 40 थी वो थर्ड टर्म, तो 40 लिख लेते हैं, ये फोर्थ टर्म है, तो 120। एज इट इज आपको 7 की 7 टर्म्स ही निकालनी पड़ेगी, x माइनस 40 और x की लिख लेते हैं 160 माइनस 40 यानी कि फोर्थ टर्म है। एक मिनट, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म है 60, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। फिफ्थ टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 80 160 माइनस 80 यानी कि 80, और सिक्स टर्म कितनी है, x माइनस 100 यानी कि 160 माइनस 100 यानी कि 60। देन सेवन्थ टर्म है x माइनस 120 160 माइनस 120 यानी कि 40। तो ऐसे सातों की सातों टर्म्स हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी ये। अब ये था क्वेश्चन नंबर 16, अब देखते हैं 17। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, तो मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section A of class first will plant one tree and section of a class 2 will plant two trees and so on till its class 12. तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि क्या पूछा गया है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each sections of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant one tree and section of class second will plant two trees and so on till class 12. So there are three sections of each class. So how many trees will be planted by the student? देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, बेसिकली क्वेश्चन समझ लो सबसे पहले तो। हाँ, कि भाई बोला गया है एक स्कूल है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास के, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्लास है ये सेकंड क्लास है, ऐसे ही थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ सेक्शन है, ये क्लासेस हैं, ठीक है। हमारे पास में हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। लेट्स सपोज ए बी सी, ठीक है, सभी के 3 3 सेक्शन है। सभी के 3 सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
ठीक है, सभी के 3-3 सेक्शन है हर एक क्लास के। तो जो क्लास फर्स्ट है, अब देखो ये सारी की सारी क्लास क्या करेंगी, यहाँ पर स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ ट्रीज को प्लांट करने वाली है। तो ऐसा डिसाइडेड करा गया कि जितनी छोटी क्लास है, जैसे क्लास फर्स्ट है, तो क्लास फर्स्ट जो है उसके अंदर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट एक एक प्लांट को, एक एक ट्री को प्लांट करेंगे। ठीक है, तो और जो जितने उसके अंदर सेक्शन है वो भी सब गिवन है कि हर एक, जैसे फर्स्ट क्लास जितनी भी है स्कूल के अंदर, टोटल उसके 3 सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे क्लास फर्स्ट के कितने प्लांट यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे, कितने ट्रीज को प्लांट किया जाएगा क्लास फर्स्ट के द्वारा। तो देखो जो क्लास फर्स्ट है, अब क्लास फर्स्ट वाले बच्चों को बोला गया कि आप पूरी एक क्लास, मतलब किसी एक क्लास के पूरे बच्चों को बोला गया कि आप सबको मिलकर एक ट्री को प्लांट करना है। ठीक है, अब ये वाली बात कहाँ कहाँ बोली जाएगी, सेक्शन ए में भी बोली जाएगी, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी के अंदर भी। तो सेक्शन ए से भी एक ट्री को प्लांट करा जाएगा, सेक्शन बी से भी एक को करा जाएगा और सेक्शन सी से भी एक एक ट्री को प्लांट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन में ये बोला गया है। और अगर सेकंड क्लास के स्टूडेंट है कोई, तो सेकंड क्लास के अंदर भी ये अनाउंसमेंट होगी कि आप सभी को दो दो ट्रीज को प्लांट करना है। तो यानी कि सेक्शन ए के अंदर भी अनाउंसमेंट होगी, बी में भी होगी और सी के अंदर भी होगी। तो सेक्शन ए के स्टूडेंट भी दो ट्रीज को प्लांट करेंगे, बी के भी दो ट्री को करेंगे और सी के भी दो ट्री को करेंगे। यहां तक चीज क्लियर है। एज इट इज जो थर्ड स्टैंडर्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बोला जाएगा कि आपकी क्लास से आपकी हर एक क्लास से 3 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। तो सेक्शन थ्री के, सॉरी क्लास थ्री के सेक्शन ए से भी 3 प्लांट करे जाएंगे, सेक्शन बी भी 3 प्लांट्स को करेगा और सेक्शन सी भी 3 ट्रीज को प्लांट करेगा। ठीक है, ऐसे ही जो क्लास फोर्थ है, यहाँ पर देखो सबके सब करेंगे 4 4 और 4 को। क्लास फिफ्थ वाले 5 5 5 को करेंगे, 6 6 6 को करेंगे, 7 7 7 को करेंगे, 8 वाले भी तीनों सेक्शन 8 8 को करेंगे, 9th वाले 9 9 को करेंगे, 10th वाले 10 10 को करेंगे और 11th वाले 11th 11 को और ये 12 12 को। ठीक है, तो आपको सिनेरियो तो कुछ समझ में आ गया, इस तरीके का सिनेरियो बोला गया है यहाँ पर। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि पूरा स्कूल मिलकर, पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे मिलकर कितने ट्रीज को प्लांट कर देंगे, हमें ये निकालना है। यानी कि हमें बेसिकली इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एपी फॉर्म कर लेते हैं। सिनेरियो तो ये था हमारे पास में, तो हमारी एपी क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो इन तीनों का सम, यानी कि क्लास फर्स्ट से कितने प्लांट करे जाएंगे 3, क्लास सेकंड से कितने प्लांट करने जाने करे जाएंगे 6, फिर कितने करे जाएंगे क्लास थर्ड से 9, फिर 12। तो देखो यहाँ पर एपी तो बन रही है आपकी, कितने कितने का गैप चल रहा है, 3 3 का गैप चल रहा है, पॉजिटिव 3 का। तो ये एपी तो बन रही है। ऐसे करते करते देखो यहाँ पे लास्ट में जब हम आएंगे तो 12th क्लास कितने ट्रीज को प्लांट कर देगी, 12th क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 12 12 12 करेगा, तो यानी कि 36। तो यहाँ पर पहुंच गए हम 36। तो ये बन गई हमारी एपी 3 6 9 12 एंड 36। हमें निकालना है इसका सम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ए क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, क्योंकि ये 12 है टोटल। ठीक है, क्योंकि क्लास कितनी है 12 है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता है कितना है 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, लास्ट टर्म है 36, बस ऐसे निकाल दो। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है, तो n डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस एल, और दूसरा वाला बड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो भी लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 3, फर्स्ट टर्म कितनी 3 और l कितना है 36, तो ये दोनों हो जाएगा 39 और ये आ जाएगा 6। तो 6 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, 6 9 54 और ये हो जाएगा 18 और 5 23। तो ऐसे ना आ जाएगा आपका 234। ठीक है, यानी कि 234 जो ट्रीज हैं वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर प्लांट कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही इसका आंसर था। इसका सिनेरियो समझाने में मैंने पूरा का पूरा इसलिए लिख दिया, मैं एक दो भी लिख सकता था, मैंने पूरा पूरा इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक तरीके से समझ में आ जाए कि क्या चीजें बोली गई हैं। समझ में आ रहा है, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 17 और 15 की तरह। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कोई एक सेमी सर्कल से बना हुआ स्पाइरल है। ठीक है, ये स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटर तो ये है, अगर ये सेंटर है तो ये जो रेडियस है वो जैसे 0.5 है, एक सेंटर बी है, ये ए है। तो यहाँ पर जो ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस कितनी है 1.0, यानी कि इसका डबल है। फिर ऐसे ये तीसरा वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसके लिए सेंटर ये होगा और इसकी रेडियस कितनी है 1.5, यानी कि इसी का 3 टाइम्स हो गया है। फिर कितनी है, फिर ये जो ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस है 2.0, यानी कि इसका 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो रेडियस के अंदर भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, टोटल 13 बन रहे हैं। तो हमें निकालना, जब हम स्पाइरल को पूरा खोलेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझो इस चीज को कि जो रेडियस 1 है वो कितनी है 0.5। ठीक है, रेडियस 2 है वो कितनी है 1.0 एंड रेडियस 3 इज 1.5। ऐसी हमें निकालनी है कौन सी रेडियस 13, क्योंकि 13 स्पाइरल बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो आप जो A13 है आप वो निकाल लो। ठीक है, वैसे तो अब ये A1 A2 A3 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेडियस है तो मैंने R ले लिया। ठीक है,
क्योंकि मतलब क्वेश्चन के रेफरेंस से मैंने इसको आर ले लिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पहली चीज क्या निकालनी है कि इसके अंदर R13 क्या है, रेडियस 13 कितनी होगी। ठीक है, बेसिकली इसका 13 टाइम्स ही हो जाएगा। देखो सो ए यहाँ पर क्या है 0.5, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 हो जाएगा डिफरेंस। हमें A13 निकालना है, एन हमें पता है 13 है। ठीक है, सो ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1D। सो A13 A इज 0.5 एन इज 13 माइनस 1 डिफरेंस इज 0.5। सो ये हो जाएगा 12 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 प्लस 0.5 इज 6.5। तो जो रेडियस 13 है वो कितनी आ जाती है यहाँ से 6.5। अब हमें क्या निकालना है, स्पाइरल्स की जो पूरी लेंथ है वो निकालनी है, यानी कि इन सबका टोटल निकालना है। देखो कैसे टोटल निकालना है, एक और एपी बनती है यहाँ पर कि जो R1 जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है R1 पहली वाली जो रेडियस है, तो इससे बना हुआ जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी। देखो एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, और सेमी सर्कल का अगर कोई सेमी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, बस पाई आर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा ये पाई आर होगा। तो यहां पर एक नई एपी बनती है, ध्यान से देखो, एपी मेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो पहले क्या बनेगी, देखो अगर रेडियस इतनी है तो मैं आप निकालोगी मत। ठीक है, अगर रेडियस इतनी है तो हमारा सर्कमफेरेंस क्या होगा पहली बार में पाई आर, ये होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमें पूरी नहीं लिखनी है, जो 13 वाला है उसका कितना होगा, जो 13th सेमी सर्कल है, जो 13th वाला मान लो यही है, इसकी रेडियस कितनी है 6.5 है, इसकी रेडियस कितनी 6.5। तो इससे क्या मिलेगा हमें, जो सेमी सर्कल है इसका वो कितना मिलेगा लाइक पाई, और इसकी आर को हम मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसकी आर अलग है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट और लास्ट वाले का, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाला ही लूँ तो भी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, है ना, पहली टर्म और लास्ट टर्म भी गिवन होती तब भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो भी मत करो। ठीक है, सो एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 A+L। ठीक है, ध्यान से समझना, S13 तक की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, 13 नंबर 13 सेमी सर्कल तक की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 30, ए की वैल्यू लिख देते हैं हम पाई आर, और एल की वैल्यू लिख देते हैं पाई और कैपिटल आर। ठीक है, अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सो 13 डिवाइडेड बाई 2, देखो दोनों में पाई और पाई दोनों के अंदर है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक क्या बचेगा आर प्लस और एक क्या बचेगा कैपिटल आर। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है गिवन भी क्वेश्चन के अंदर की 22/7 आपको यूज करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 0.5 है। ठीक है, प्लस और कैपिटल आर कितना है ये वाला 6.5 है, तो ये दोनों मिला के क्या आ जाएगा 7। सो 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 7। 7 से 7 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 11 और 13, 13 10 7 30 और ये 143। तो कितना आ जाएगा, जो S13 आ गया, कितना आ गया S13 143। इसका मतलब क्या है, ये जो स्पाइरल है, अगर ये जो सारे स्पाइरल से जब इसको खोलेंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 143। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 और सेंटीमीटर में आएगी ये। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको 2-3 बार आप खुद से सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तब आपके दिमाग के अंदर ही सेटल्ड होंगे। है कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सर देखो क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। आप फिगर देख लो, क्वेश्चन के अंदर फिगर भी दिया गया है, अगर फिगर नहीं भी गिवन होता तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो क्योंकि फिगर से कुछ ज्यादा इसका लाइक रिलेवेंट नहीं है, फिगर से कि भाई फिगर के बिना ही नहीं होगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो बेसिकली 200 लॉग्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं स्टैक करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस फिगर का इतना ही काम है, कुछ इस तरीके से, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा जो पार्ट है वो क्वेश्चन के अंदर ही है। तो टोटल लॉग्स कितने हैं यहाँ पे 200 हैं। ठीक है, अब इनको कैसे स्टैक करा गया है, इस मैनर के अंदर स्टैक करा गया है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली रो के अंदर कितने हैं 20 है, फिर कितने हैं 19 है, फिर कितने हैं 18 है, और ऐसे ही कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो टोटल लॉग्स कितने हैं यहाँ पर 200 है। अब इनको कैसे स्टैक करा गया देखो, तो जो पहली रो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1, यानी कि रो 1। R1 के अंदर कितने रखे गए हैं 20, फिर कितने हैं रो 2 19, फिर रो 3 18, और ऐसे ही करते करते आगे
जो भी है लास्ट वाली जो आर एन मान लेते हैं, इसके अंदर कितने रखे गए हैं। एक तो हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने रखे गए हैं, ठीक है, लास्ट रो के अंदर। और ये पूछा गया है कि जो मतलब जो 200 रोज 200 लॉग्स हैं हमारे पास में, तो उससे ऐसी कितनी रोज बन जाएंगी, ऐसी जो है वो कितनी रोज उससे बन जाएंगी, है ना। ऐसे करके पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो पूछ रहा है कि कितनी रोज बन जाएंगी, ठीक है। तो और ये भी पूछ रहा है कि साथ साथ कि जो लास्ट रो है उसके अंदर कितने लॉग्स रखे होंगे। सो हाँ, यही चीज पूछ रहा है ना। सो इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो जैसे करते करते इसको ऊपर हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे, कितने वुडन्स के लॉग्स होंगे, और वो लास्ट वाली रो जो है वो तो वो कौन सी रो होगी, 10वीं होगी, 11वीं होगी, 12वीं होगी, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी आपको मिल चुकी है 2019 और 18, बहुत ही इजी एपी भी आपको यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब इसको सीधा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो उसकी एक एपी लिख लेते हैं कि भाई एपी है हमारे पास में। तो एपी हो जाएगी 20, 19 और 18, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ए हमें गिवन है 20, डी गिवन है 19 माइनस 20 यानी कि -1, 1 मत लिख देना, ठीक है। और हमें एन हमें नहीं पता कि कितनी रोज बन जाएंगी यहाँ तक, वी डोंट नो। एंड एस एन इज गिवन इज 200, ठीक है। एस एन कितना है, 200 है। बस कर दो, फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 एंड 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन इज गिवन 200, एन इज नॉट गिवन, 2 मल्टीप्लाई बाई ए इज 20 प्लस एन इज नॉट गिवन, डिफरेंस इज गिवन -1, और ये मल्टीप्लाई का होता है -1। सो एन डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 40 प्लस इसकी मल्टीप्लाई -1 से कर दो तो हो जाएगा माइनस का एन, -1 की मल्टीप्लाई -1 से कर दो तो हो जाएगा प्लस का 1। ये आ जाएगा तुम्हारा 41 माइनस एन, ये आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 200। 2 को उधर ले चलते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो 2 को उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा ये 400। यहाँ पे इस एन की मल्टीप्लाई से कर दो तो 41 एन, एन की मल्टीप्लाई से कर दो तो -n², ठीक है। अब देखो इन दोनों को ही उस तरफ ले चलते हैं और माइनस का कर देते हैं, तो यहाँ पे सोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। सो n² हो जाएगा प्लस का उधर जाके, 41 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव का, और 400 तो प्लस का है ही उस तरफ ही, इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू के फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे तो 1 होता है, 1 का तो कोई फैक्टर है ही नहीं, तो करने की जरूरत नहीं, बस 400 के फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 400 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं 200, देन 2 से करेंगे 100, देन 2 से करेंगे 50, देन 2 से करेंगे 25, देन 5 और 5 से करना पड़ेगा। इनके कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपको 41 मिल जाए माइनस का, ठीक है। सो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, और 2 2 सा 2 2 सा 4, 5 4 सा 20। तो अभी भी ये 20 बन रहा है, लेकिन हमें ये कितने चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन अभी तो नहीं बन रहा है, तो और देखते हैं कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 5 5 सा 25, 25, 2 सा 50, 50 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 40, 2 बचेगा तब भी बात नहीं बनेगी। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 25, 16 और 25 हो जाएगा आपका 41, ठीक है। तो 2 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 16 और 25 से हमें मिल जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन। ये साइड रफ वर्क है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं -16n और -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर कॉमन देख लो क्या है, n दोनों में ही है, तो यहाँ पे बचेगा n-16, n-16 एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ से n निकल के यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 25, माइनस का 25, देखो माइनस का 25 यहाँ आ गया, n यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो 400 में से 16 यहाँ पर आ गया, बचेगा 25, 25 आ गया वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, n-16 और n-16 दोनों ही जगह आएंगे, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा ये वाला n यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 25 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने 10th क्लास के अंदर सीखी है, जो चैप्टर था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको सिखाया है, और आपने सीखा भी होगा, कहीं से भी सीखा होगा, सीखा जरूर होगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसके इक्वल भी 0 रख देते हैं, और n-25 के इक्वल भी 0 रख देते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +25, ठीक है। तो दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है दोनों तरफ वैल्यू। तो n की वैल्यू दोनों ही हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं चलो 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगी, और 16 है तो लास्ट में
ये मतलब एन की वैल्यू कितनी है 16, यानी कि कितने टर्म्स है यहाँ पर 16 टर्म्स है। ठीक है, कितने टर्म्स है 16 टर्म्स है। अब हमें क्या निकालना है कि ए 16 कितना होगा, ए 16 कितना होगा। ठीक है, ये तो आ गया एन 16। अब हम निकाल लेते हैं कि ए 16 कितना होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए 16 आपको निकालना है, तो ए 16 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, ए की वैल्यू है 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन हमने 16 निकालना है, 16 की वैल्यू, डिफरेंस इज -1, सो 20 प्लस 16 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 15, 15 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दो, 15 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस का 15 हो गया ये। 20 में से 5 जाएंगे, 20 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि ए 16 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ए 16 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर और 50 25 भी चेक कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, आप तो दोनों ही चेक करने हैं आपको। तो एक बार एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि एक 16 है, एक 25 को भी हम चेक करेंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए 25 ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू 25 माइनस वन, डिफरेंस इज -1, ये हो जाएगा 24। 24 की मल्टीप्लाई करनी है -1 से, -1 से करोगे तो -24 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये 20, तो आंसर कितना आ गया -4। अब देखो, यानी कि अगर 25 है लास्ट वाली जो रो है, जैसे हम ऐसे करके रो बना रहे थे, जैसा बुक के अंदर गिवन है, ये जो रो बन रही है, क्या लास्ट वाली रो के अंदर -4 हो सकती है वुडन ब्लॉक्स, हो सकती है -4 नहीं हो सकती ना, वुडन ब्लॉक्स तो -4 हो ही नहीं सकती है ना, या तो 0 होगी या 1 होगी एटलीस्ट, इससे कम तो नहीं, इससे कम तो नहीं होगी ना कि नेगेटिव में चले जाए, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसलिए एन क्या होगा 16, और लास्ट टर्म के अंदर कितने वुडन ब्लॉक्स होंगी 5। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमारा आंसर हो सकता है, हमें ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दो चीजें जो हमसे पूछी गई हैं। सो इन द लास्ट, कितनी रोज पूछी गई थी, ये पूछा गया था। सो देयर आर 16 rows and in the 16th row there are 5 logs, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आपको ओरली समझाया तो डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कोई एक कंपटीशन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बेसिकली क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। कोई एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा रेस ट्रैक है, यहाँ पे बास्केट लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर ये पोटैटोस लाके डाल रहे हैं। तो जो पहला पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, कहाँ से, बास्केट से, ये पहला पोटैटो है। ऐसे ही फिर दूसरा पोटैटो जो है वो 5 से फिर 3 3, फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर का है, देन 3 3 ईच मीटर से, ठीक है, यानी कि 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, तो देखो 5 में 3 ऐड होएगा तो कितनी दूर होगा ये वाला, 8 होगा। ठीक है, या पहले बुक के रेफरेंस से देख लेते हैं, बुक में जो फिगर बना हुआ है, बुक में ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, और टोटल कितने पोटैटोज हैं यहाँ पे, ये पोटैटोज हैं टोटल 10 पोटैटोज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, टोटल 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला पोटैटो है वो बास्केट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, एंड देन आफ्टर दैट द डिस्टेंस बिटवीन ईच पोटैटो इज 3 मीटर। अब देखो यहाँ पर कंपटीशन में क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो वो एक बारी में क्या करेगा, जब वो यहाँ से पहले चलना शुरू करेगा और एक पोटैटो यहाँ से उठाएगा और फिर वापसी वापस बास्केट के अंदर रखने जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब वो यहाँ से चलेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मान लो यहाँ से चला हुआ ऐसे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने 5 मीटर का। अब वो एक पोटैटो यहाँ से उठाएगा, फिर वो वापस यहाँ पे जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहाँ से यहाँ तक में, 10 मीटर का। समझ में आ रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर कॉम्पिटिटर जो है वो दोबारा जाएगा इस वाले पोटैटो की तरफ, तो जब यहाँ से वो यहाँ तक आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो 5 यहाँ तक था, फिर कितना है 3, तो 5 और 3 टोटल 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आने में। फिर यहाँ से इस पोटैटो को उठाएगा और वापसी जाएगा यहाँ तक, और इस पोटैटो को वापसी रखने जाएगा, तब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8, तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर लेगा 16 मीटर का। समझ में आ रहा है। अब देखो जब वो तीसरा पोटैटो उठाने के लिए आएगा तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ तक तो 8 मीटर था, अब 3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 11 मीटर वो आएगा, फिर 11 मीटर वापस जाएगा उसको बास्केट में डालने के लिए, पोटैटो उसको बास्केट में डालने के लिए, दोनों प्लस कर देंगे तो 22 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ में आ रहा है, मतलब एक बारी में एक ही पोटैटो उठा सकता है वो, और फिर उसको बास्केट में जाके रखेगा, फिर दूसरे पोटैटो उठाने के लिए जाएगा। हमसे पूछा गया है कि पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर टोटल 10 पोटैटोज हैं एक रो के अंदर, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कॉम्पिटिटर जो है, अगर वो 10 के 10 पोटैटोज को उठाकर बास्केट के अंदर डाल देता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पूरी रेस के अंदर, पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जो डिस्टेंस है वो देख लो, जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस फॉर पिकिंग अप ईच पोटैटो कितना हो जाएगा? देखो पहले क्या हो जाएगा, पहले 10 मीटर करेगा, फिर 16 मीटर और फिर 22 मीटर, और ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाला जो है, जो 10th पोटैटो है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल 10 टर्म्स है, यहाँ पे 10 टर्म्स हो जाएंगी, और हमें पहली टर्म्स पता है और डिस्टेंस भी पता है। सबका डिस्टेंस देखो 6 है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एपी होगी वो हमारी ये होगी, यही होगी रिक्वायर्ड एपी, क्योंकि हमें सम निकालना है कि कितना सम होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। देखो कि सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया कि सिनेरियो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसको मतलब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो देख लो रिक्वायर्ड एपी क्या क्या हो जाएगी हमारी, 10, 16, देन 22, और ऐसे चलती रहेगी कौन से टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, ठीक है, यानी कि 8 10 तक चलेगी। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड एपी। अब आप यहाँ पे लिख दो जो चीज़ गिवन है, पहला टर्म गिवन है 10, डिस्टेंस भी गिवन है 16 माइनस 10 यानी कि 6, और एन गिवन है, टोटल 10 टर्म्स है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एस 10 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन डिवाइडेड बाई 2 देन 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन तो हमें निकालना ही है, एन की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू है 10, एन की वैल्यू भी 10 माइनस 1, डिफरेंस इज 6। ये हो जाए, ये तो 5 हो गया, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 74। 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 का हाफ होता है 37 और एक 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही होगा, किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो उसका हाफ करके 0 लगा दो। जैसे 74 का हाफ क्या होता है 37, और उसका आगे 0 लगा दो। किसी को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो यही आंसर आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 का हाफ कर दो 5 और उसका आगे 0 लगा दो 50, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के अंदर मतलब इजीली हो जाती है, ये चीज़ काम आती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल रेस के अंदर जो कॉम्पिटिटर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विद रेफरेंस टू क्वेश्चंस। सो competitor has to cover total distance of 370 मीटर, ठीक है। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। सिनेरियो समझाया इसके अंदर, सिनेरियो समझने वाली बात है, बस सिनेरियो समझ में आ गया एक बारी, बाकी तो देखो कितना आंसर है इसका, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में इसमें एक्सरसाइज एक 5.4 भी है, वो ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल है तो बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कि उसके अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, आप खुद से भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो उसके, ठीक है। तो मैं तो ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ, लेकिन अगर आपको करनी है तो आप जो कॉन्सेप्ट यही रहेंगे उसके अंदर भी, ठीक है। आगे कभी टाइम मिलेगा तो उसको एक्सरसाइज को कवर कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सरसाइज 5.3 तक एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, और ये लेटेस्ट नई वाली बुक है तो क्यों 5.4 से जाके पंगे लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब पूछी नहीं जाएगी तो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जितने सारे क्वेश्चन सीखे हैं, इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो सबके अंदर एक ही लग रहा था, ठीक है। बस किसी की थ्योरी थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि 5.3 के अंदर नो डाउट काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन मिले हैं और आपको नई नई चीजें देखने को मिली है, पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 2 के अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। जरूर इस चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करना, कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कर देना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैसेज कर देना, कमेंट में कर देना मैसेज, कुछ भी डाउट्स हो इस चैप्टर से हो, किसी दूसरे चैप्टर से हो, सैंपल पेपर का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर देना, आपको वहां से मैं आंसर बता दूंगा। स्टूडेंट, अगर आपको जो तरीके मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपके माइंड के अंदर सेटल्ड हो रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।